सवाल यहां पर यह होता है क्योंकि आपका परिसीमन को विरोध है। आप ये कहते हैं कि जिसके वजह से दक्षिणी राज्यों पर कहीं ना कहीं अन्याय होगा। जिस प्रतिशत से उत्तरी राज्यों में, खास करके हिंदी बेल्ट में सीट्स बढ़ेंगी, उतने ही प्रतिशत में दक्षिणी राज्यों में सीट्स नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप किसी भी 2021 का भी जब सेंसस होगा तब भी आपको इसी तरीके के आंकड़े दिखाई देंगे। तो आखिरकार इस परिसीमन को विरोध क्यों? आपके पास क्या फॉर्मूला होगा कि अगर ये इस तरीके से अन्याय ना हो तो किस तरीके से फॉर्मूला होना चाहिए? जी, यही दूसरा छलावा है। दूसरा छलावा ये है कि हमें पिछले 3 हफ्ते से बताया जा रहा है कि चिंता मत कीजिए, सीटें 800 हो जाएंगी और हर राज्य का उसी अनुपात में हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की 80 की बजाय 120 होती हैं तो चिंता मत कीजिए, केरला की भी 20 की बजाय 30 होने वाली है। और जब मैंने इस बिल को पढ़ा, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज भी तमाम टीवी चैनल पे बातें चल रही हैं, बहुत अच्छा है कि आप नहीं चला रहे इस झूठ को। आज भी चल रहा है कि नहीं नहीं, सबका 50% बढ़ जाएगा। ऐसा दोनों संविधान संशोधन में और डिलिमिटेशन बिल में मैंने एक एक क्लॉज ध्यान से पढ़ लिया है। बिल्कुल साफ है ब्लैक एंड व्हाइट में कि अब राज्यों की सीटों का निर्धारण 2011 की जनसंख्या के अनुपात में होगा। और आपने दक्षिण उत्तर की बात की, मैं केवल इसे दक्षिण उत्तर के लिहाज से नहीं देखता, मेरे लिए मैं इसे एक भारतीय के लिहाज से देखता हूं। और मैं देखता हूं कि इसमें देश की दीर्घकालिक एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए समझदारी की चीज क्या होगी। ये बात सही है कि आज आबादी के हिसाब से आप नहीं, उत्तर लेकिन उपाय प्रदेश, क्या है? बिहार, उपाय इसका ये है कि आज की उपाय वही है जो 3 हफ्ते उपाय से ये क्या है? सरकार खुद क्योंकि बोल रही है क्योंकि अपने क्या मुंह है से। योगेंद्र जी, कारण कारण साफ है। इससे पहले भी जब भी परिसीमन हुआ है, जब भी परिसीमन हुआ है, वो किसी ना किसी सेंसस के आधार पर ही हुआ है, और जिसके चलते हमने देखा कि 4 बार अब तक लोकसभा में पार्लियामेंट की सीटें बढ़ा दी गई है, और अब जो सेंसस हुआ है उसी के आधार पर बढ़ा दी गई है। तो उपाय क्या है? आज की स्थिति में भी हम देखते हैं कि उत्तरी राज्यों में 30 लाख आबादी के पीछे एक सांसद दिखाई देता है, वही केरल जैसे राज्य में 17 लाख आबादी के पीछे एक सांसद दिखाई देता है। तो यह भी कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है। तो ऐसे में उपाय क्या है फिर? साहिल भाई, पहली बात, संसद की संख्या बढ़ जाए इस पे कोई एतराज नहीं है। 750 कर दीजिए, 800 कर दीजिए, मेरी बला से आप 1200 कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी संसद में कोई बातचीत तो होती नहीं है, संख्या ही गिनी जाती है, तो 1200 भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। उसमें कोई एतराज नहीं है। दूसरा, जो सरकार खुद पिछले 3 हफ्ते से कह रही है, वही बहुत अच्छा समाधान है ना, कि बढ़ाते वक्त आप सबका उसी अनुपात में बढ़ाइए जिस अनुपात में वो आज की संख्या में है। आज लोकसभा में हर राज्य की संख्या, हर राज्य की सीटों का जो अनुपात है, उस अनुपात में आप बढ़ाइए, कोई ऐतराज की बात नहीं है। ये सब हो जाए, इससे असंतुलन रहेगा, बिल्कुल असंतुलन रहेगा, लेकिन याद रखिए, दुनिया के हर फेडरेशन में, हर संघीय राज्य में कोई ना कोई तरीका होता है जिससे कुछ राज्यों का लेकिन सरकार दबदबा इससे ना मना हो, नहीं कर रही उसकी है। व्यवस्था सरकार होती है। सरकार यही कह रही है कि हर राज्य का अपना एक परिसीमन आयोग होगा और उसी के आधार पर उस राज्य में सीटें बढ़ेगी। यह भी सरकार की तरफ से कहा गया है। नहीं नहीं, वो खामखा आपको गप लगा रहे हैं। देखिए, ये सरकार की क्या कह रही है इस पे निर्भर करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथ में दोनों क्लॉज बिल रखे हैं ना, इसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, 107, 334 सब में जी। परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन क्या है कि 1971 के आधार पर जो फ्रीज किया गया था, उसको वो उसके सारे रेफरेंस, 1971 के जितने भी रेफरेंसेस इन सब क्लॉज में थे, सबको हटाया जा रहा है। 2026 की जो ठीक। शर्त थी कि 2026 के सेंसस से पहले आप परिसीमन नहीं कर सकेंगे, इसको भी हटाया जा रहा है। और इसके बदले में क्या प्रावधान डाला जा रहा है? बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। लेटेस्ट की सरकार तय करेगी कि किस सेंसस के आधार पे करना है। तो सवाल है, किस सेंसस के आधार पे सरकार कर रही है? उसका जवाब भी डिलिमिटेशन बिल में दे दिया गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन जिस वक्त बनेगा, उस वक्त जो लेटेस्ट सेंसस का आंकड़ा अवेलेबल होगा उस आधार पे होगा। और वो लेटेस्ट आंकड़ा क्या है? यानी 2011 2011 का। का। तो इस आधार पे मैंने टेबल बनाई है, कोई अपने मन से नहीं बनाई। ठीक। और ये ठीक। टेबल बिल्कुल साफ दिखाती है किसको फायदा होगा, किसको नुकसान ठीक होगा। है। इसके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। तो तथ्य है, बहस बाकी चीजों पे और कर सकते हैं, तथ्यों पे बहस हम ना करें।
लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, लेकिन अगर देखें 2021 का सेंसस हम बेस बनाए या उसके बाद वाला सेंसस बेस बनाए, जो लोक संख्या का अनुपात अलग अलग राज्यों में बना हुआ है, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं सीट डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, परिसीमन करना होगा, तो मुद्दा वहीं आकर अटकता है। लेकिन फिर भी सुनीता जी, आपने सुना योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि छलावा है। महिला आरक्षण लागू करना होता तो 2023 में बिल पास हो चुका था, उसी आधार पर महिला आरक्षण लागू कर देते। उसे परिसीमन से जोड़ने की क्या जरूरत थी, और इसी के वजह से आज विपक्ष आपके खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। सिर्फ महिला आरक्षण लाइए, विपक्ष शायद आपको सपोर्ट कर देगा। चल रहे हैं कि वहां पर कंपैरेटिवली जो है वो सुनीता कम जी, हुई आपकी है। आप और म्यूट पर है, आपकी इस साइड आवाज में नहीं आ रही। नॉर्थर्न जी, एरिया अभी में आ जो रही है है जी। हाँ, हाँ। जी, देखिए, मैंने ये कहा कि अगर हम ये कहें कि साउथ में जो जनसंख्या है वहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं यहाँ पर अगर जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है। अगर 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 इसी तरीके से देखिए, और दूसरी चीज़ ये कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर बहुत सी चीज़ें हो भी रही हैं। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बाद सरकार ने ये कब इनकार किया है, जब हम बार बार कोई ना कोई अमेंडमेंट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आ रहे हैं, तो हम इस चीज से कब डिनाई कर रही है सरकार कि जो 2021 का सेंसस होगा उसके आधार पर आगे जो है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये सरकार जो है इतना 27 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद महिलाओं के लिए अगर ये सौगात आई है, तो मैं इसको बल्कि सबको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो इस बात को लेकर जो है सबको इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के लिए महिला आरक्षण आना ये सौगात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी पार्टियां इस बात को लेकर कह रही है कि महिलाओं को इस तरीके से आरक्षण देना जरूरी है, आधी आबादी को 1/3 आरक्षण, इस बात को लेकर सभी पार्टियां एक ही मंच पर नजर आती है। मुद्दा वहां शुरू होता है और बीजेपी पर सवाल उठाना वहां शुरू होता है जब मुद्दा परिसीमन का उठता है। और इसमें टीएमसी जैसी पार्टियां, मनोजीत मंडल, आपको राजनीति क्यों नजर आती है? सिर्फ चुनाव है इसके लिए? अगर चुनाव नहीं होते तो क्या इस बिल का आप समर्थन करते? आता हूं आपके पास निखत जी, पहले उनका एक स्टेटमेंट लेने दीजिए। मनोजीत जी, 2009 और 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, डिलिमिटेशन का कोई मामला था क्या? जोगेंद्र जी ने बहुत अच्छे से साफ कर दिया, कोई मामला नहीं था। तो बिल्कुल धोखाधड़ी हो रही है। इसका मतलब है इसको आप लागू नहीं करना चाहते हो। आप बता दीजिए, अगर इस देश में डिलिमिटेशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि महिला को हम आरक्षण नहीं दे सकेंगे। अरे आप टीएमसी से शेखो, कोई महिला आरक्षण बिल नहीं है, उसके बावजूद भी आप सांसद में देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनल महिला सांसद टीएमसी के है, 43%। ये मनसा की बात करते हैं। बीजेपी जैसी पार्टी, इस देश को पता है, जो मनुवादी पार्टी है, ये महिला के खिलाफ है सख्त। आप देख रही ऑन द ग्राउंड का क्या हो रही है। हाँ बिल्कुल, बंगाल में इलेक्शन हो रही है कि पता है, बंगाल की जनता, बंगाल की महिला खास करके इनको इलेक्शन, इनको वोट नहीं देंगे। फिर ये बिल अभी ले आने हैं। कहीं इस बात का तो डर नहीं कि ये बिल पारित हुआ तो महिलाओं का समर्थन जो ममता बनर्जी को मिलता है उस पर बीजेपी क्लेम करेगी, और इसी के वजह से तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध कर रही है? कहीं ये तो डर नहीं है आपके मन में? तृणमूल कांग्रेस इसको विरोध नहीं कर रही है। महिला आरक्षण बिल पहली बात है 98 में, आप देख लीजिए खोल के संसद की डेटा, 98 में ममता दी ने पहले ये बात बोली थी। 98 मैं आपको वो स्पीच आपको सुना सकता हूं मैं, आप देख लीजिए। पहली बार संसद में ममता दी ने कहा है, देखिए 98 का मैं खोल के दिखाऊं आपको। पहली बार शी वाज शॉटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन। हमें बीजेपी से नहीं सीखनी है।